यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने इंट्रो टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपनी बेसिक टर्म्स कंप्लीट करी थी एंड द लास्ट लेक्चर आप लोगों का रिजल्ट बीच में रहा। सो पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, सभी बच्चों का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा आप लोगों का। एंड ऑलमोस्ट 90 प्लस वाले काफी हैं, 80s एंड ऑल। सो अभी के लिए जस्ट एक आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। टेंथ बेस आप लोगों का जो था, जितने मार्क्स आप लोगों ने ग्रास्प करे, दैट इज योर एट ऑन। आप लोगों ने अपनी मेहनत काफी अच्छी करी, जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स ये भी जो मिले हैं बड़े अच्छे मिले हैं। बट नाउ ऑनवर्ड्स एक बिल्कुल ही पता लग चुका होगा, स्ट्रीम अपनी बिल्कुल अलग है, जिसमें मुझे कोई तुम्हारा 9th 10th का बेस नहीं चाहिए। मुझे डायरेक्टली नया बेस आप लोगों का क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सो हमें यहाँ पे एक नया मौका मिल रहा है दोबारा से सारी चीजों को पढ़ने का, दोबारा से एक नई स्ट्रीम में काम अच्छा करने का। क्योंकि 10th लेवल तक पर्टिकुलरली आप लोगों के देर आर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्पेशली साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। तो वहां पे देर आर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। बट मुझे एट प्रेजेंट कॉमर्स बैकग्राउंड में कोई भी ऐसे सब्जेक्ट की नीड नहीं है। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है, विच इज बेस्ड ऑन द रियलिटी। जो डे टू डे ट्रेड आप लोग देखते हैं, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आप लोग देखते हैं, तो मेरा बिजनेस तो सर, मेरी कॉमर्स तो उन चीजों से क्या करती है, रिलेट करती है। हाँ, अलग अलग पॉइंट पे हर पर्सन के आप में से परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट है। बट नाउ अब सबके लिए बेस एक कॉमन स्टार्ट है। दैट मीन्स जितना मास्टर करना चाहो तो आपके लिए एक रीस्टार्ट, एक नया स्टार्ट आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो आप अपनी स्ट्रीम बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे कॉमर्स में जितनी अच्छी बना सको उतनी बना सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ 10th तक आप कह सकते हो कि सर मेरा 6 7 का बेस अच्छा नहीं था, या 8th का बेस अच्छा नहीं था, तो मेरे 10th में इतने मार्क्स आए। नाउ इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे जो सिनारियोज आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम में से किसी ने भी पहले इन सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सुना हो। सो आप लोग एक नई स्टार्टिंग करने जा रहे हो, एक नया जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट करी है। तो दैट इज गुड वन कि आप लोग इसमें जितना बेस अच्छा बनाएंगे उतना नेक्स्ट ऑन आपकी कल को ग्रेजुएशन भी है। कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स में भी अगर आप लोग ऑप्ट करते हैं, कहीं भी किसी भी लाइन में अगर जाएंगे, दिस +1 +2 विल बिकम बेस। जितना बेस आप अच्छा बना सकते हो सर, उतना इसके ऊपर क्या करिए, काम करिए। वी हैव एम्पल टाइम। डोंट कंपेयर इट विद द स्कूल थिंग्स। स्कूल में पैटर्न आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। अगर जाना शुरू हो चुके हो, स्कूल आपके लगने शुरू हो चुके हैं, तो इतना तो समझ आना शुरू हो गया होगा कि सर 10th तक की स्टडी स्कूल में एक अलग चीज थी, +1 +2 बिल्कुल डिफरेंट चलती है। डिफरेंट इन द सेंस, टॉपिक का नाम लिखा, डन, एक लेक्चर हुआ, डन। माइट भी एक लेक्चर गया, 2 लेक्चर गया, 5 लेक्चर तो मुझे उसका बेस बनाने पे लग गए, चीजों को डिटेल में समझाने पे लग गए। सो हम अपने मजे के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप अपने तरीके के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट स्कूल के साथ भी हम लोग क्या रखेंगे, थोड़ी पैरेलल्स रखेंगे, ताकि जो आप लोगों की असेसमेंट एंड ऑल है, कोई भी वाइवा एंड ऑल है, तो उसमें कोई नंबर आपके कट डाउन ना हो। वो चीजें भी हमें क्या करके चलनी है, रिलेट करके चलनी है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर स्कूल के अकॉर्डिंग टू चलेंगे तो यहां भी कॉम्प्रोमाइज आपको दिखेगा। उसका कारण, हम लोग रेस में लग जाएंगे किस बात की, स्कूल में मेरा ये हो चुका, स्कूल में मेरा ये चल रहा है, स्कूल में मेरा इस चीज का टेस्ट है। वो तो बच्चे पूरा साल ही चल रहा है। आज पर्टिकुलरली अपना दूसरा लेक्चर है इको के ऊपर, तो अभी अपा लिखना भी शुरू नहीं करा, आज भी लिटिल बिट बेस समझाने के बाद मैं राइटिंग फाइनली शुरू करूंगा। कि सर वही बातें सुन लिया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर राइटिंग करनी शुरू करें। बट स्कूल के साथ हम थोड़ा सा अलग वे से चलेंगे, स्लो एंड स्टडी, बट तसल्ली, जिसको वर्ड कहते हैं कि अगर तो बेस पे काम करना है, लिटरली वेट टेक्स टाइम। तो चीजें सर जब रूट कॉज से उठाई जाती है ना, धीरे धीरे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठाई जाती हैं, तो अगर एक बार रूट अच्छी बन गई ना, नेक्स्ट आगे आपका प्लांट बढ़िया रहेगा ही रहेगा। वही हिसाब यहाँ पे। आज का कॉम्प्रोमाइज, मुझे आप ये बताओ कौन सा टॉपिक आपने कितने टाइम में करना है, उतने टाइम में करवा दूंगा। आप कहोगे सर एक लेक्चर में खत्म करवा दो, एक में भी हो जाएगा। बट वो शायद मेरे लिए खत्म होगा, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें उसमें से आधी चीजें बच्चे समझ ही नहीं आएंगी। तो इट विल टेक टाइम, थिंग्स विल टेक टाइम। थोड़ा चलो, आराम से चलो। ये जस्ट 1 2 मंथ,
जो आपके गोइंग ऑन है, स्टार्टिंग वाले, मतलब आप लोग तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं जो डे वन से बैठकर अपने आप में ये अकाउंटिंग बेस, इकोनॉमिक्स बेस सीख रहे हो। अब एक स्टूडेंट मेरे पास कोई 2 महीने बाद भी आएगा, 3 महीने बाद भी आएगा, +1 बैच ऐसे ही चलता है, बट हम कभी डिले नहीं करते। हमें ये होता है कि जो बेनिफिट ले सकता है मैक्सिमम वो तो ले, कि अपा बैठो अपनी बात करनी शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही बट करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। अब लास्ट लेक्चर पर्टिकुलरली जहां हम स्टॉप हुए थे, सर इकोनॉमिक्स की मैंने 2 ब्रांचेस आपको बताई थी, मैं उसी इकोनॉमिक्स वर्ड को 9 वर्ड्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। पहली बात, इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस आप लोगों ने पढ़ी थी वो ब्रांचेस का नाम आपको क्या बताया गया था? नंबर 1 इज माइक्रो, सेकंड इज मैक्रो। ज्यादा डिटेल में नहीं, आप कहोगे नहीं सर पुराना फिर शुरू हो गया, वही नया करेंगे, कुछ नया पॉइंट देखते हैं। माइक्रो का मतलब अपने आप में क्या था? स्मॉल। मैक्रो का मतलब क्या था? लार्ज। मैंने सर इकोनॉमिक्स को ना अपनी लैंग्वेज में जो वर्ड है, इसको वर्ड बनाया इको में, 9 मिक्स है इकोनॉमिक्स, 9 मिक्स एक्चुअली। अगर ये मैं टोटल ब्रांचेस को सम अप करूं, 9 वर्ड्स में तेरा +1 +2 का सिलेबस क्या हो रहा है? कवर अप हो रहा है। कहते सर थोड़ा बताओगे मतलब माइक्रो में हमें कौन कौन से टॉपिक दिया? जो हमारे ये पार्ट ए बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स टी आर जैन की, ये कैसे डिवाइडेड है? इसमें किस तरह के टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे? जिनमें से नंबर 1, सबसे पहले आप लिख सकते हो ये वर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बच्चे मैं 4 वर्ड्स में डिवाइड करूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं 4 वर्ड्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला वर्ड, वी विल डिस्कस हेयर अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। मेरे जितने भी तेरे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, 5 या 6, 5 या 6 चैप्टर्स पर्टिकुलरली, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बात करेंगे? कंज्यूमर बिहेवियर। और हाँ सर, ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या वर्ड आपने बताया था कि दोज इंडिविजुअल्स, दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर डिसीजन मेकिंग लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स। कंजम्पशन करने वाले पर्सन को क्या कहेंगे? कंज्यूमर। प्रोडक्शन करने वाले को क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट करने वाले को क्या कहेंगे? इन्वेस्टर। और इस इकोनॉमी के अंदर ये जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये रेकरिंग नेचर में चलती रहती हैं, ये नेवर एंडिंग चलती रहती हैं। दैट इज वाई ये इकोनॉमी वर्किंग आउट। ये इकोनॉमी सर तब तक फुल स्टॉप नहीं होगी जब तक ये 3 एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। कंजम्पशन है कभी बंद नहीं होती। अच्छा, कंजम्पशन बंद नहीं होगी तो प्रोड्यूसर भी क्या करता रहेगा? प्रोडक्शन करता रहेगा, सिंपल सी बात है। और मुझे पहले तकरीबन तकरीबन अगर मैं बात करूं, जितने तेरे कंज्यूमर बेस्ड, और आपने अगर कभी वर्ड सुना हो, देयर आर टू मार्केट फोर्सेस, देयर आर टू मार्केट फोर्सेस जो इस पूरी इकोनॉमी को क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं। दैट मीन्स हमारी मार्केट को रेगुलेट करने वाली 2 मार्केट फोर्सेस हैं। नंबर 1 इज डिमांड, सेकंड इज सप्लाई। बट सर डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंज्यूमर, डिमांड इज क्रिएटेड बाय कंज्यूमर, सप्लाई इज गिवन बाय द प्रोड्यूसर। डिमांड कौन क्रिएट करेगा? कंज्यूमर। सप्लाई कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोड्यूसर। मैं सामान बनाऊंगा, तुम सामान की डिमांड करोगे, तभी हमारा इक्विलिब्रियम क्या करेगा? स्ट्रक करेगा। क्लियर? मतलब हमारी इस पूरी इकोनॉमी की मार्केट को चलाने वाली 2 ही फोर्सेस हैं। और तेरे पूरे इकोनॉमिक्स इन 2 वर्ड से कभी बाहर नहीं आएगी, पूरी इकोनॉमिक्स। हाँ, फर्क जरूर होगा। माइक्रो लेवल पे तुम सिर्फ बात करोगे इंडिविजुअल कस्टमर की, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की। और जब तुम पूरी इकोनॉमी लेवल पे डिमांड की बात करोगे, इकोनॉमी लेवल पे सप्लाई की बात करोगे, सर दैट इज नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन यू डील द इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट द इकोनॉमी एज अ होल, लार्ज लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो लेवल। बट अगर उसी को एक छोटे से स्केल पे पढ़ा जाए, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली, कि मैंने मान लो वंशिका से पूछा कि अगर लेट इट बी, अगर प्राइस ऑफ आइसक्रीम कितना है? 10 रुपीज है, तो बताओ तुम्हारी डिमांड कितनी है? तुम्हारी, दैट इज माइक्रो। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो, एक स्मॉल स्केल, छोटे स्केल की बात कर रहे हैं, दैट इज। पर इतना पता है सर, इस इकोनॉमी को रेगुलेट करने वाली 2 ही मार्केट फोर्सेस हैं। वन इज कॉल्ड एज डिमांड एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज सप्लाई।
डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाली कौन सी क्लास है सर? कंज्यूमर। और सप्लाई बेसिकली गिवन बाय क्या होती है? तभी तो कह रहे हैं सर, आपकी इकोनॉमी हम लोग ही हैं जो इस इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल सी बात कह दूं, एट प्रेजेंट आई बिलोंग्स टू प्रोड्यूसर सेक्टर, मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, बट किसके लिए? अगर आप कंज्यूमर बैठे हो तभी तो मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं कह दूं जी पर्टिकुलर, आप एट प्रेजेंट स्टूडेंट क्लास हैं, क्या आपका इस इकोनॉमी में कोई रोल प्ले है? आप लोग एट प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं, क्या आपका इस इकोनॉमी के अंदर कोई रोल प्ले है जबकि आप पैसा तो कमाएंगे? बताओ, क्या इकोनॉमी में आपका कोई रोल प्ले है एट प्रेजेंट, जबकि पैसा तो आप लोग कमा नहीं रहे? सर, कल आप पैसा कमाने वाला पर्सन थोड़ी इस इकोनॉमी का हिस्सा है, पैसा खर्च करने वाला भी तो। अब आप लोग एट प्रेजेंट चाहे इनकम जनरेट नहीं कर रहे, बट एक्सपेंडिचर तो कर रहे हो, और शायद तुम्हारे एक्सपेंडिचर की वजह से ही तो मैं जिंदा बैठा हूं, मेरे जैसा प्रोड्यूसर बैठा है। नहीं अदरवाइज, पर्टिकुलरली अगर मेरे सामने कोई पढ़ने वाला ना हो, मैं किसको पढ़ाऊं? सो वी आर मेड फॉर ईच अदर। जितनी डिमांड, जितनी जरूरत कंज्यूमर को प्रोड्यूसर की है, उतनी ही जरूरत प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की। सो हमारे लिए मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला वर्ड, पहली स्टडी, पहला बिहेवियर जो मुझे सीखना है, वो किसका सीखना है? बीइंग अ कंज्यूमर। अब आपने शायद एक छोटा सा वर्ड सुना था लास्ट क्लास, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर का मोटिव क्या है? इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर का मोटिव क्या है? रीजनेबल प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा सामान एक्वायर करना, परचेज करना, टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यही मेरा मेन मोटिव है। अब वही अगर मैं दूसरा कह दूं, चलो एक तो तुम कंज्यूमर हुए, प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्राइस बेचकर क्या कमाना? प्रॉफिट। सो बेसिकली सर, आप घर से बाहर निकल रहे हो अपने मोटिव के लिए, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं अपने मोटिव के लिए। पर बात वही है ना, बात वही है, हर मुंह मांगी चीज आपको भी नहीं मिलेगी, हर कहा हुआ शब्द मेरा भी पूरा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे भी पीछे होना पड़ेगा। किसी ना किसी लेवल पे तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या करेगा? स्ट्रक करेगा। दैट्स हाउ इकोनॉमी इज वर्किंग। किसी ना किसी मोमेंट पे इकोनॉमी वर्कआउट कैसे कर रही है? इन्हीं चीजों पे वर्कआउट कर रही है। सो मुझे पहले जितने टॉपिक्स डील करने हैं इस माइक्रो के अंदर, तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो, चैप्टर नंबर 2 से लेके 6 तक जो तुम्हारी बुक है, कंज्यूमर बिहेवियर, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे तेरे चैप्टर्स पर्टिकुलरली किसमें डील करेंगे? कंज्यूमर बिहेवियर। या दूसरे नंबर पे, माइक्रो में तुमने जो बिहेवियर नोट करना है, वो किसका करना है जी? प्रोड्यूसर। अब एक प्रोड्यूसर के लिए इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग क्या है? वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट, हम लोग प्रोडक्शन करें या ना करें। अब ये भी तो सर अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कारण रिसोर्सेज अकेले सिर्फ आपके पास थोड़ी हैं, रिसोर्सेज तो हमारे पास भी हैं। हाँ, आप लोग अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हो फॉर किसके लिए? परचेजिंग के लिए। मैं अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूं किस पर्पस के लिए? प्रोडक्शन के लिए। बट द पॉइंट इज कि देखना तो मैंने है ना कि प्रोडक्शन करूं या ना करूं। एक सिंपल पॉइंट बताओ, क्या प्रोड्यूसर उस लेवल पे प्रोड्यूस करेगा अगर उसको कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती? अगर लेट इट बी, एक चीज बताइए, 100 रुपए का प्रोडक्ट मुझे खुद पड़ता है बनाने में, एंड मार्केट में अगर इसको अपन सेल करें तो कितने रुपीज मिलेंगे? 90। क्या प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए? दिस इज द इकोनॉमिक डिसीजन। बट सर एक बात बताओ, जब तक उसको उसकी कॉस्ट नहीं पता होगा, उसका रेवेन्यू नहीं पता होगा, हाउ ही विल डिसाइड, हाउ ही विल हैव इट्स इक्विलिब्रियम? उसको क्या पता कहां तक प्रोडक्शन करनी चाहिए, कहां तक प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए, जहां तक मेरा प्रॉफिट होगा। सो दिस इज द प्रोड्यूसर बिहेवियर जो मुझे क्या करना है, सीखना है इन चैप्टर्स के अंदर। लाइक वेदर टू मेक अ सप्लाई और नॉट, क्या मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई करूं या ना करूं, ये भी चीजें मुझे डिसाइड करनी है। सो दिस इज द थिंग कि पहले तो मुझे इन दो बिहेवियर्स के बारे में क्या करना है, नोट डाउन करना है कि सर कंज्यूमर कैसा रिएक्ट करता है प्राइसेस को देखकर, कितनी डिमांड क्रिएट करेगा, एंड प्रोड्यूसर कैसा रिएक्ट करेगा प्राइसेस को देखकर, एंड कितनी सप्लाई करेगा। क्योंकि इन्हीं से नंबर थर्ड वर्ड, मुझे फिर जो नॉलेज टेकअप करनी है वो किसकी करनी है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फिर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा।
कि सर कंज्यूमर प्रोड्यूसर तो आई थिंक सो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्केट मींस एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर्स मेट। और आजकल तो फिजिकल प्लेस तो रही नहीं, आजकल तो सर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं। तुम्हारा जोमेटो, स्विगी, जितने भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, ये सारे आपके क्या बन चुके हैं सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। नहीं, पहले किसी टाइम पे अपन कहते थे स्पेशली मैं मार्केट जाके आ रहा हूँ। मार्केट का मतलब हुआ करता था एक फिजिकल प्लेस, बट नाउ अ डेज इट इज शिफ्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज वेल। सो अब वर्ड क्या बोल दिया गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए बायर एंड सेलर आपस में क्या करेंगे, मेट करेंगे और अपनी ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। सिंपल सी बात, कस्टमर घर से बाहर निकल रहा है क्यों, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। प्रोड्यूसर घर से बाहर निकल रहा है क्यों, अपनी प्रोडक्शन सेल ऑफ करने के लिए। सो किसी ना किसी मार्केट का हिस्सा तो आपको बनना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ाने को घर पे पढ़ा सकते थे, बट एक प्रॉपर मार्केट में प्रोफेशनली सेटअप करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं तो फर्क होगा। दैट इज द थिंग। हम कहते नहीं, जैसे मान लो सर ये सारी मार्केट कॉमर्स की मार्केट है, ये नॉन मेड की मार्केट कहां पे, सेक्टर 15। मार्केट मींस वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो यहां पे इकोनॉमिक्स में जस्ट लिटिल बिट आज वर्ड बता रहा हूं गला, 4 तरह की मार्केट होती है, अगर कभी वर्ड सुना हो। नंबर 1 इज परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे सिलेबस में यही मार्केट पार्ट है, क्लियर। नंबर 2 इज मोनोपोली, वेयर देयर इज सिंगल सेलर, सिंगल सेलर इन द मार्केट, देयर इज अ मोनोपोली। हम कहते नहीं सर ये तो मोनोपोली इंजॉय कर रहे हैं, इनके आगे कौन टिकेगा, क्यों, कंपटीशन में कोई है ही नहीं। कंपटीशन में जब कोई नहीं होगा, तो जैसे मर्जी सामान बेचो, जिस मर्जी रेट पे बेचो, और किसको मैं कितना रेट लगाऊं मेरी इच्छा। कारण, मेरे जैसा मार्केट में कोई और अवेलेबल ही नहीं है, मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत डर मुझे कब रहे, मैं किसी की शर्म तब करूं जब मेरे जैसा कोई और मार्केट में बैठा हो। जब मेरे को ये डर हो कि कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा, मैं कहा जा कहाँ जाएगा, क्यों, मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं। अब जब कोई ब्रांड, जब कोई पर्सन मोनोपोली की पोजीशन एक्वायर कर लेता है ना, तब आते हैं पैसे, मजा, जिसको कहते हैं पर्टिकुलरली, क्यों, कस्टमर बहुत है, प्रोड्यूसर है ही नहीं। देर इज ओनली वन प्रोड्यूसर इन द मार्केट, जा कहां जाएगा। मैं जब मर्जी जितना मर्जी रेट क्या करूं, चार्ज करूं, दैट इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली, मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल सेलर, पॉली मीन्स पावर, आई हैव द पावर। और जहां वर्ड मैं बोल रहा हूं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, सर यू आर नॉट ओनली इन द मार्केट, और भी कितने सारे सेलर बैठे हैं। ज्यादा 3-5 करोगे, ज्यादा प्राइसिंग को लेकर छेड़छाड़ करोगे, कस्टमर 1 मिनट से पहले किसी और के पास चला जाएगा, जिसे अपन नहीं कहते। आप पर्टिकुलर एक चीज बताओ, जब मार्केट में 10 दुकानें अवेलेबल हैं, कोई एक दुकान पे आप गए, आपने प्राइस पूछा कितना है, एंड उसने प्राइस ज्यादा चार्ज करा, वो 2-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, उल्टा सर उसकी आवाज में उतना दम नहीं होगा जितना तेरी आवाज में दम होगा। कारण, क्या बात भाई, 10 रुपए ज्यादा लगा रहे हैं, एमआरपी तो इतना लिखा हुआ है, और इसके ऊपर तो डिस्काउंट मिलता है, आप डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे। कस्टमर की इतनी हिम्मत कैसे होगी बोलने की, उसका हौसला बोल रहा है, बाकी दुकानें। अल्लाह कहता है भाई तू डिस्काउंट देता है कि नहीं, देगा तो बता, नहीं तो और बहुत बैठे, मैं किसी और से ले लूंगा। और कुछ प्रोडक्ट में फर्क थोड़ी है, जो तेरे पास अलग है, जो उसके पास अलग है, सेम तो है। तुम नहीं दोगे, मैं किसी और से परचेज कर लूंगा, क्या बड़ी बात है। दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब देख, वही प्रोड्यूसर, वही कंज्यूमर, जब मार्केट स्ट्रक्चर अलग हुआ, टोन चेंज हो गया। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, कस्टमर के पास पावर ज्यादा है, दुकानदार के पास नहीं। अब लाइक फॉर एग्जांपल ये कुरकुरे, लेज एंड ऑल, सारी कन्फेक्शनरी शॉप्स पड़े, सबके पास पड़े। आपने कभी नोटिस करा, कभी भी आप सामान उठाते हो, कभी आप पूछते हो अंकल ये कितने का है? पैसे निकाले, 20 रुपए दिए, चल अभी बात। या 10 रुपए का पैकेट है, पता है, चल बात। कभी पूछा कि ये कितने का है, या उसकी कभी हिम्मत हुई दुकानदार की कि 20 रुपए के 22 मांग ले, 25 मांग ले। आप वही पैकेट ड्रॉप करके कि क्या बात, दिमाग खराब हो गया, 25 का कहां से हो गया, 20 का तो आता है। अगर आप नहीं दोगे क्या बड़ी बात है, मैं साथ वाले से ले लूंगा, किसी और से ले लूंगा। और प्रोडक्ट होमोजीनियस है, प्रोडक्ट सबके पास क्या पड़ा है, सेम पड़ा है। अब ये तो है नहीं कि तेरे वाले कुरकुरे के पैकेट में ज्यादा क्वांटिटी, उसके वाले में कम है।
क्वांटिटी भी सेम है, शेप भी सेम है, कलर भी सेम है, साइज भी सेम है, तो तू भाई किस बात के प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हो? वहां पे उल्टा कस्टमर की आवाज में दम होगा। और जहां मोनोपोली थी, मोनोपोली का मतलब मार्केट में तेरा कोई कंपटीटर नहीं। और जब कंपटीटर नहीं होगा, व्हाट आई विल चार्ज। हाँ, मेरे पास वंशिका आई, मैंने अलग प्राइसिंग चार्ज करी, मेरे पास लावण्य आई, मैंने अलग चार्ज करी, सुहावी आई, अलग चार्ज करा। मेरी इच्छा, मैं मोनोपोली में। अब अगर मान लो सपोज ये ना करा करें, नहीं जी नहीं हम आपसे परचेज नहीं करेंगे, मत करो। जाओ किसके पास जाओगे? क्यों? मार्केट में कोई अवेलेबल ही नहीं, ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। अगर मैं कह दूं सर वही कंज्यूमर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं, अब टोन क्यों फर्क पड़ रही है? पहले आप कैसे ट्रीट कर रहे थे, अब आप कैसे ट्रीट कर रहे हो? इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ मार्केट, कि आप किस मार्केट में प्रिवेल करते हो, आपकी सिचुएशन क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं सिंपल सी बात, ऑल ओवर पंचकुला वी आर द ओनली वन अगर हो, देन आई हैव द मोनोपोली। किसी के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। अब कोई कस्टमर आए, सर हमने तो जी ऐसा करना नहीं, हम तो वैसा करेंगे, हाँ जी सॉरी सर, रहने दो। क्यों? मुझे पता है घूम फिर के वापस किसके पास आओगे, मेरे पास ही आओगे, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सो ऐसे टाइप ऑफ मार्केट्स जो होती हैं, टोटल कितनी होती हैं जी? चार। अभी तो मैंने सिर्फ कितनी बताई हैं? दो। वन इज परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, चैप्टर नंबर 11, जो आपको पढ़ने को मिलेगा। और एक आती है जी मोनोपोली, और एक तीसरी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है? सर परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर, दुनिया बैठी है बेचने को, इतना तो नहीं है। हाँ बट ये भी नहीं है कि एक ही है, देर आर फ्यू सेलर्स। जैसे एक एग्जांपल बताओ, टूथपेस्ट आपने कितनी तरह के सुने हैं जी? ब्रांड वाइज बताओ, बनाओ, गिनती पे सुना सकते हो? गिनती पे बता सकते हो? कॉलगेट, पेप्सोडेंट, या सेंसोडाइन, या डाबर वालों का कोई चल रहा होगा, दैट्स इट। मैक्स और बता चल, और सुने नहीं होगा। बट क्या मैं कह दूं अकेला कॉलगेट है? अगर अकेला कॉलगेट होता तो, अगर अकेला जस्ट एक ब्रांड होता तो, देन मोनोपोली होती। बट इस केस में आपके साथ और भी अवेलेबल हैं, बट बहुत अवेलेबल नहीं है, कम अवेलेबल, पर अवेलेबल तो हैं। दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नॉट परफेक्ट, नॉट एब्सोल्यूट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक। हाँ ठीक है। अब जैसे अगर मान लो सॉफ्ट ड्रिंक की बात करो, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पर्टिकुलरली तेरे पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? आई थिंक सो दो, कोक, पेप्सी, दो ही ब्रांड्स। इसके अलावा कोई तीसरा ब्रांड? हाँ आजकल आ गया ये जियो का कैंपा। इसके अलावा बता कोई है? ऑल ओवर द मार्केट जस्ट आपको ये दो ब्रांड देखने को मिलेंगे, या तो कोक मिलेगा या पेप्सी मिलेगा, या तीसरा आजकल ये पैदा हो गया कौन सा, कैंपा। दैट्स, बट एक तो नहीं है ना, फिर भी एक से तो ज्यादा ही है। दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सर आपके जो राइट्स हैं, आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो डिसाइड होते हैं बाय द फॉर्म ऑफ मार्केट। जिस मार्केट में तुम बैठोगे, जिस तरह का उसका एम्बियंस होगा, उस अकॉर्डिंग टू बिहेवियर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किसी में कंज्यूमर के पास बहुत पावर होती है, किसी में सेलर के पास पावर होती है, किसी में दोनों के पास पावर होती है। इसीलिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट समझना हमारे लिए जरूरी है। एंड फाइनली जब ये तीन वर्ड आपके ओके हो जाएं, देन आई हैव टू फाइंड आउट द मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। दैट मीन्स इसको एक और वर्ड बोलते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। एक और वर्ड बोलते हैं जी प्राइस डिटर्मिनेशन। कि सर फिर ये बताओ कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखें। जैसे आपने कभी अगर वर्ड सुना हो, व्हेन आई एम अनेबल टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट, इन दैट केस हम क्या कहते हैं जी, मार्केट फोर्सेस से पूछ लो कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ऑटोमेटिकली प्राइस आपको पता लग जाएगा। अब मैं कह रहा हूं जी मेरी ओर से जितनी सप्लाई अवेलेबल है, आपकी ओर से जितनी डिमांड आ रही है, इन दोनों की इक्वालिटी फाइंड आउट कर लो। जहां पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा, जिस रेट पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा, दैट विल बी द प्राइस। तभी इसका नाम भी क्या बोला जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। कई बार हमें प्राइस डिटरमाइन ही कैसे करना पड़ता है, बाय दिस इक्विलिब्रियम।
अब जैसे मान लो आप कह रहे हो पर्टिकुलरली मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्या मैं सामान बना ही जाऊँ, बना बना के रखी जाऊँ, या मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए ये कहाँ से पता लगेगा? बताओ। सेल्स, सेल्स का मतलब क्या है? मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अब ये थोड़ी प्रोड्यूसर हूँ प्रोडक्शन कर करके रखी जाऊंगा, पता लगे बाद में लॉस पड़ जाए, सामान बिके ना, और इधर से कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो जाए, चेंज। सो मैं आउट ऑफ द ट्रेंड थोड़ी चलूंगा, ट्रेंड के साथ चलूंगा, ट्रेंड के पैरेलल चलूंगा। मैं प्रोडक्शन कर करके रॉ मटेरियल क्या करी जा रहा हूँ, यूज करी जा रहा हूँ, बाद में पता लगे सारा मटेरियल क्या गया, खराब गया। इसीलिए हमें मार्केट के साथ टच रखना पड़ता है कि भाई जिस तरह का रॉ मटेरियल, जिस तरह का मेरा प्रोडक्ट है, कितनी डिमांड है, कितनी प्रोडक्शन चाहिए। अब जैसे अगर मैं कह दूं कोक एंड पेप्सी, क्या इनका प्लांट ऑल द ईयर सेम प्रोडक्शन करता है? नहीं। गर्मियों में क्या करेगा, ज्यादा, सर्दियों में क्या करेगा, कम। कारण, सेल्स इफेक्ट होती है। गर्मियों में बिकेगा धड़ाधड़, मतलब इनकी मशीनरी को सांस ना आए, इतनी प्रोडक्शन होनी है। क्यों? इन दिनों नेचुरली सीजनल इंपैक्ट कहीं ना कहीं अपना डिमांड के ऊपर फर्क तो लाएंगे। अब लोगों को बताओ गर्म चीजें पसंद आएंगी या ठंडी चीजें पसंद आएंगी? आइसक्रीम भी बिकेगी, नॉर्मल स्नैक्स भी कुछ ऐसे बिकेंगे जो अपने आप में ठंडे। तो डिमांड भी सीजनल बेस्ड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेस्ड है। सो मार्केट पैटर्न देखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट क्या करने पड़ते हैं, डिसाइड करने पड़ते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं मैक्रो की बात करूं सर, चार तो इधर हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जी पांच है। पांच में सबसे पहले, अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यहां पे लिख लो लार्ज, और इधर माइक्रो के आगे वर्ड लिखो एक वर्ड स्मॉल। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा मेन कंसर्न है, पहली बात यहां पे आपको अपनी सोच थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अब इंडिविजुअली इंडिविजुअली छोड़ो, अब इकोनॉमी लेवल पे सोचो, पूरे इंडिया लेवल पे अपने को सोचना पड़ेगा। कहते सर व्हाट डू यू मीन? मैं कहा जी अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं, इनकम ऑफ द पर्सन नहीं, इनकम ऑफ द नेशन। पूरे नेशन की इनकम कितनी है वो चीज काउंट करो, पूरे इंडिया की इनकम कितनी है वो काउंट करो। अब इनकम तो मैंने +1 लेवल पे भी निकालनी है, बट वो किसकी निकलेगी? एक सिंगल कंज्यूमर की, एक सिंगल प्रोड्यूसर की। वो था माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल। बट वही इनकम को जब किसके लेवल पे निकाला जाए, नेशन के लेवल पे। सो मेरा पहला प्राइम टॉपिक +2 लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले नंबर पे क्या आती है, नेशनल इनकम। नंबर टू, सर व्हाट अबाउट मनी एंड बैंकिंग? उसकी भी तो नॉलेज हमें टेकअप करनी पड़ेगी कि सर ये मार्केट में मनी सप्लाई कैसे होती है, किस वक्त मार्केट में पैसा बहुत तेज होता है, कभी मार्केट में पैसा कम होता है, जिसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, फिर आपने शायद सुना हो, ट्रेड साइकिल्स। क्या होते हैं जी? कभी आपने नोटिस करा आपको इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई एट ऑल टाइम सेम नहीं मिलती। कभी मार्केट में पैसा बहुत तेज होता है, तेज इन द सेंस पैसा ही पैसा, हर तरफ लोग खर्चा इतना ज्यादा कर रहे हैं, मनी फ्लो क्या हुए पड़े हैं, तेज हुए पड़े हैं। पैसा घूम रहा है जी, रोटेशन पूरा। एक बंदे ने खर्च करा, दूसरे की इनकम, दूसरे ने खर्च करा, तीसरे की इनकम, आगे से आगे से आगे। जैसे इन दिनों अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ, मई मंथ, मनी सप्लाई मार्केट में क्या है, ज्यादा। उसका कारण नया सेशन, हर जगह नया फाइनेंशियल ईयर, हर पर्सन कोई ना कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है। ये सबसे ज्यादा अगर बात करें स्टूडेंट्स के ऊपर तो खर्चा हो ही रहा है। अब आपके स्कूल की एडमिशन्स भी हुई, ठीक है ना, नेक्स्ट आ गया आपने कोई बुक्स वगैरह भी परचेज करी, आप लोगों ने कोचिंग भी ज्वाइन करी, आप लोगों ने माइट भी बैग वगैरह नए लिए होंगे, ठीक है ना, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ होगा। तरह तरह के एक्सपेंडिचर है, तरह तरह की चीजें। और इन दिनों मार्केट में फ्लो क्या हुए पड़े होते हैं, ज्यादा। बट अगर कह दूं जी ऑल टाइम 12 महीने मनी सप्लाई सेम रहती है, कभी मार्केट में बूम पीरियड होता है, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, और तो कभी रिकवरी। ये ट्रेड साइकिल ऑलवेज पर्टिकुलरली ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। जैसे दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को वर्ड क्या बोलते हैं जी, बूम। क्या वर्ड बोलते हैं? थोड़ी वाइडर डिस्कशन दे रहा हूं कि चलो आज बैठे हैं तो एक बार सुन लो। नंबर 1 टाइम पीरियड क्या बोल रहा हूं, बूम। बूम स्टैंड्स फॉर तेजी, मनी, सही पैसा जिसको कहते हैं।
दिस स्टेज, जब मार्केट कहते हैं आजकल मार्केट डाउन है, डाउन है, मंदी तो नहीं है। एक होती है बिल्कुल मंदी की स्टेज, ये वाली स्टेज को वर्ड बोलते हैं जी रिसेशन। क्या वर्ड बोलते हैं? रिसेशन। और जो नीचे बिल्कुल मंदी है, इसको वर्ड बोलते हैं डिप्रेशन। क्या वर्ड बोलते हैं? और जब मार्केट इस स्टेज से बाहर निकलना शुरू करती है, दिस इज कॉल्ड एज रिकवरी। क्या वर्ड बोलते हैं? रिकवरी। दैट्स हाउ ये इकोनॉमी में आप लोगों के ट्रेड साइकिल बैक टू बैक, ये साइकिल ना ऐसे ही हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। बट कभी भी अगर मैं कह दूं आपको, क्या एक स्ट्रेट कांस्टेंट हमेशा बूम पीरियड, हमेशा डिप्रेशन, कभी नहीं मिलेगा। कभी मार्केट में पैसा बहुत तेज होगा, कभी मार्केट में पैसा बहुत कम होगा। ये सर रोटेशनल है जी, ये ट्रेड साइकिल्स हैं, ये ऑल टाइम ऐसे ही चलते रहते। अगर कहते हैं जी पर्टिकुलरली सर ऐसा नहीं हो सकता कि बूम पीरियड ही हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता डिप्रेशन ही हो जाए, डिप्रेशन तो कौन ही मानेगा, जहां पे आपकी इकोनॉमी बिल्कुल ही सेटबैक खत्म होगी, बिल्कुल ही डेड होगी, डिप्रेशन की स्टेज। सर उल्टा उस इकोनॉमी को खींच कर कहां लेके आना पड़ेगा रिकवरी में, कि भाई जिंदा हो, माड़ा मोटा मार्केट बूस्ट अप करेंगे, पैसा लगाएंगे, खर्च करना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कहते हैं सर क्यों ना इसको एक स्ट्रेट लाइन ही कर दें, कि ऑल टाइम मार्केट में 24 घंटे 365 दिन सेम पैसा प्रिवेल करे। पॉसिबल नहीं। इवन हमारी हार्ट बीट भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर दे स्ट्रेट। हार्ट बीट अगर स्ट्रेट होगी तो काम ही खत्म हो गया। तभी कहते हैं अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो सर चलते, इवन हार्ट बीट का पैटर्न भी आपने देखा होगा, जब ईसीजी अगर करवाएं तो अप डाउन, वहां स्ट्रेट आ गया तो खत्म हो जाएगा काम। वही सेम इकोनॉमी का हाल है। इकोनॉमी में भी ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहेंगे, कभी भी कांस्टेंट पोजीशन देखने को नहीं मिलेगी। बट कोशिश की जाती है इन कंसेप्ट्स के जरिए क्या अचीव करने की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश की जाती है, कि ताकि अगर मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड डिमांड अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई उस मुकाबले ना बढ़ पाई, तो नेचुरली सर चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, विच इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अब आप एक बात बताओ, किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है? चाहे इन्फ्लेशन कह लो चाहे डिफ्लेशन कह लो, सर हमारे लिए तो दोनों ही बुरे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन कंसेप्ट्स के जरिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने की, मनी सप्लाई को कांस्टेंट बनाए रखने की, बाय दी इवन बैंकिंग। बैंकिंग में आपने दो तरह की बैंकिंग देखी होगी। एक होता है जी अपना हेड बैंक, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक, द एपेक्स बैंक, जो पूरे इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल करके बैठा है। और एक है तुम्हारे ये कमर्शियल बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सब कौन है? कमर्शियल बैंक्स, ये दुकानें हैं, सीधी सी बात। ये एक अपने अपनी शॉप्स इन्होंने ओपन करी हुई हैं। हाँ, ये रजिस्टर्ड विद किसके साथ है? आरबीआई। क्या तुम लोगों की आरबीआई से डायरेक्ट डीलिंग है? नहीं। हमारी डीलिंग किससे होती है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की डीलिंग किससे होती है? आरबीआई। तो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी तो कौन है? आरबीआई। जो इंडिया में पूरा बैंकिंग सिस्टम, अब आप लोग कहते हो सर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा के रखते हो बिना किसी चिंता के, उल्टा घर रखना सेफ नहीं समझते। घर पे मान लो 10 लाख रुपए पड़े हैं, चिंता होती है कि कोई कहीं चोरी ना कर ले, कुछ ना हो जाए। मतलब वही पैसे बैंक में पड़े होते हैं, कुछ चिंता ही नहीं, आराम से नाचते हुए बाहर आ रहे होते कि हाँ जी बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, देखो जी बैंक वालों ने सिर्फ एक लिख के ही दिया कि आपका 10 लाख रुपए हमारे पास पड़ा है, स्टिल यू पीपल हैव फेथ ऑन दैट। हमारा कितना विश्वास है, कितने सारे थिंग्स, कितना पैसा हम लोग अपने बैंकिंग सिस्टम में रखकर बैठे हैं। उस विश्वास की वजह कौन है? आरबीआई। कि आरबीआई इन सारे बैंक्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कि सर अल्टीमेटली ये कभी फ्रॉड नहीं करेंगे, ये कभी गलत नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो बैक एंड पे कौन बैठा है? आरबीआई, देन वो एक्शन लेगा। नहीं तो सर लोगों का अगर बैंकिंग सिस्टम से फेथ उठ गया, विश्वास उठ गया, फिर तो इकोनॉमी वैसे ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। क्योंकि आधी इकोनॉमी तो अब अपने किस पैसे से चल रही है? जो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक वही पैसा लोन दे देता है किसी ना किसी को, वो पैसा यूज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमी ग्रो अप होती है।
अगर मैं कह दूं सर आरबीआई अपना पावर पीछे खींच ले, आरबीआई कहते जी हमारा कोई विश्वास नहीं, जिस दुकान के पास जाओगे अपना देख के जाना, एसबीआई का हमारी कोई गारंटी नहीं, आईसीआईसी की हमारी कोई गारंटी नहीं, फिर तो लोग कोई जाएंगे ही नहीं, फिर तो कोई भी बैंक में डिपॉजिट करवाएगा ही नहीं। क्यों? एक ही फेथ पे तो बैठे हैं, कौन? आरबीआई। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे साथ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम को कौन हैंडल कर रहा है? आरबीआई। नंबर थर्ड इसके बाद, जिसमें हम डील करते हैं जी, एएस, सॉरी, एएस एंड एडी, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। क्या वर्ड आप लोगों ने नोटिस करा? वर्ड तो सप्लाई एंड डिमांड वही है। जो डिमांड सप्लाई आपने माइक्रो लेवल पे पढ़ा है तो वर्ड वही है, बट आगे मैंने वर्ड क्या लगा दिया? एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? जब तुम उसी डिमांड एंड सप्लाई को इकोनॉमी लेवल पे कैलकुलेट करते हो, एग्रीगेट, इकोनॉमी एज अ होल, देन इट बिकम्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। सर इसी डिमांड सप्लाई को इंडिविजुअली लेवल पे डील करना, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब तेरे प्लस वन में पूरी जगह कभी वर्ड एग्रीगेट डिमांड आएगा ही नहीं, हमेशा वर्ड क्या आएगा? डिमांड, या वर्ड क्या आएगा? सप्लाई। और पूरी प्लस 2 में अकेला वर्ड डिमांड सप्लाई कभी नहीं आएगा, हमेशा वर्ड क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि वेरिएबल्स का फर्क है, स्टडी का फर्क है। सर माइक्रो लेवल पे तुम चीजों को डील कर रहे थे एट स्मॉल लेवल, मैक्रो लेवल पे चीजों को डील करना होता है एट लार्ज लेवल। तो वहां पे यही तेरे इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या बन जाते हैं? एग्रीगेट लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज एडी एंड एएस। करना वही कुछ है, वही इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है जैसे प्लस 1 में करते थे। फर्क ये है, पहले इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते थे किसी एक के लिए, अब वही इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे किसके लिए? पूरी इकोनॉमी के लिए। फर्क इतना सर। एंड नंबर 4 जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है जी, दैट इज गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स में लिटिल बिट पता हो या जर्नल नॉलेज में आपको पता हो, सरकार हर साल अपना एक बजट क्या करती है? पेश। बजट स्टैंड्स फॉर, जिसमें आने वाले साल में कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ से वो इनकम जनरेट करेंगे, उस पूरे साल का एक एस्टिमेटेड बजट बनाकर लेकर आते हैं, जो पार्लियामेंट के जरिए फर्स्ट फेब्रवरी को क्या होता है? पेश होता है। और इसको पास करने वाली कौन होती है? पार्लियामेंट। पेश कौन करते हैं? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। एंड एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण। अच्छा, ये जो बजट पेश हो रहा है ये किसका हो रहा है? पूरे इंडिया का, इंडिया बजट। तभी उस दिन सारे न्यूज चैनल्स पे, अभी निकला ना फर्स्ट वेब, सारे न्यूज चैनल पे सुबह से लेकर शाम तक एक ही वर्ड चल रहा होता है, बजट। हमारे सीएस के लिए तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखो जी इस बार बजट में क्या पास हुआ, क्या चीज महंगी हुई, क्या चीज सस्ती हुई, जीएसटी रेट भी किस पे एग्जम्पशन हुई, किस पे कम हुआ, ये सारी चीजें किस में अनाउंस होती हैं? बजट में। इनकम टैक्स में कोई फायदा मिला है कि नहीं मिला, इस बार सरकार ने कोई एग्जम्पशन बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई, या टैक्स रेट उतने ही रखें, ये सारी चीजें उस आने वाले साल को लेकर सरकार फर्स्ट फेब को पहले ही क्या कर देती है? रिलीज। क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा चलता है जी? अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप लोगों को क्या चलता है? फाइनेंशियल ईयर। तो सरकार आने वाले साल को लेकर पहले ही अपना एक एस्टिमेट रिवील कर देती है कि आने वाले टाइम में जी इस साल में हम यहाँ यहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे और इतना इतना पैसा हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। दैट इज गवर्नमेंट बजट। क्योंकि हमने इकोनॉमी को भी तो क्या रेगुलेट करना है। तो इसकी बड़ी चर्चा होगी आपके प्लस 2 लेवल पे। और द लास्ट लास्ट आपका आता है जी कौन सा? फॉरेक्स एंड बीओपी। फॉरेक्स एंड बीओपी, शॉर्ट वर्ड। फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर अब तक तो आपने रिलेशन पर्टिकुलरली सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे, अपनी इकोनॉमी लेवल पे ही बताया, बट हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो करते रहते हैं, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी तो ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। इंडिया ने यूएसए वालों के साथ, इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन करी, बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट।
कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, डॉलर्स में पेमेंट आएगी जाएगी, हमें इस चीज का भी तो हिसाब रखना है। पता लगे इंडिया में फॉरेक्स की कस्टडी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों? इंडिया वालों ने इंपोर्ट क्या कर दिए, ज्यादा। अब जितना तुम इंपोर्ट करोगे, डॉलर्स में पेमेंट हमें देनी पड़ेगी। और वही अगर दूसरा वर्ड कहूं, सर अगर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाओगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने से उल्टा फॉरेक्स इंडिया में आएगा, फॉरेक्स की कस्टडी बड़ी होगी। और दूसरी बात, किसी भी कंट्री में जिनके पास फॉरेक्स का बैलेंस अच्छा खासा पड़ा होता है, फॉरेक्स की स्ट्रेंथ है जिनके पास, डॉलर्स बेस, जिनके पास फॉरेक्स की कस्टडी बहुत अच्छी पड़ी है, सो दैट कंट्री इज काउंटेड एज स्ट्रेंथन्ड कंट्री, कि वाकई में तगड़ी कम कंट्री है जी, छोटी मोटी कंट्री है। आप डॉलर्स लगा लो सर, 93 को टच कर गया। कहाँ पर्टिकुलर 67 70 80 रुपीज का सुनते थे, जो डे बाय डे वो इकोनॉमी और स्ट्रांग होती जा रही है। एंड अपना इकोनॉमी में इंडियन रुपी क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। आपने कभी सोचा पर्टिकुलरली अगले का $1 अपने 93 रुपीज, मतलब वो अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे $100 लेकर आते हैं, तो उनको कितने रुपीज मिलेंगे, 9300 मिलेंगे। कितनी परचेजिंग पावर उनके लिए, तो $1 1 रुपी, उनके लिए तो $1 मीन्स क्या है, 1 रुपी। बट हमारे लिए $1 मीन्स क्या है, 93 रुपीज। 93 टाइम्स इकोनॉमी का फर्क पड़ गया। पर नेचुरली वो कंट्रीज, अब जो ब्रिटेन कंट्रीज हैं जहां पे पाउंड चलता है, वो तो पहले 100 पार है। एंड ऐसे तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां की करेंसी बहुत महंगी है। कुवैती दिनार, वो तो वैसे ही 230 40 में मतलब चलता है, 240 250 रुपए एक दिनार। मतलब उन कंट्रीज के लोगों में, तभी तो फॉरेनर्स जब इंडिया में आते हैं खुला पैसा लुटाते हैं। उसका कारण क्या है, कोई उनको तो फील भी नहीं होगा, बेचारों ने खर्च क्या करा, कुछ भी नहीं करा। अब एक लगा लो, $100 कितने के बराबर हो गया, 9300 हो गया। 1000 रुपए, 93,000, $1000 सॉरी। अगर $10,000 भी वो इंडिया में ले आए, 9,30,000। लैविश लाइफ क्यों नहीं जिएंगे यहाँ पे आके, वो तो फ्री में आके घूम रहे हैं, ये मान के चलो। हाँ बट एक इंडियन पर्सन बाहर घूमने जाए, उसको तो मेरा बहुत महंगा पड़ेगा जी टूर। कारण वहां का $1 हमारे कितने जाएंगे, 90। एंड वहां पेमेंट जाएंगी किसके अंदर, डॉलर्स के अंदर। मान लो कोई चीज आपको लेनी पड़ेगी $10 की, तेरे दिमाग में तो कैलकुलेटर घूम जाएगा। $10 × 93, 930 रुपए की हुई। उनके लिए तो वो $10 हैं, काइंड ऑफ। उनके लिए तो वो $10 है, अपने लिए उसकी वैल्यू कितनी है, 930। ये होता है इकोनॉमीज का फर्क। सो हमें वो चीजें भी तो समझनी है फॉरेक्स को लेकर, कि फॉरेन एक्सचेंज क्या कहता है, हमारी पोजीशन क्या कहती है। और बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें अपनी कंट्री का बीओपी स्टेटस भी तो क्या करना है, मेंटेन। पता लगे हमारा बीओपी स्टेटस क्या है, नेगेटिव। हमारे जी आउटफ्लोज क्या हैं, ज्यादा, इनफ्लोज क्या हैं, कम। उल्टा फॉरेक्स के मामले में क्या होना चाहिए, उल्टा। इनफ्लो क्या होने चाहिए, ज्यादा। आउटफ्लो क्या होने चाहिए, कम, ताकि हमारी कंट्री में फॉरेक्स का बैलेंस क्या रहे, मेंटेन। आप अपना फॉरेक्स सिखाई जा रहे हो, तभी तो सरकार को दिक्कत होती है कि आप लोग ये चीज इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, इंडिया में क्यों नहीं बनाते ये चीज। उनको परेशानी किस बात से है, अगर तुम क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, तो नेचुरली उसकी पेमेंट भी तो आपको किसमें करनी पड़ेगी, डॉलर्स में या कोई ना कोई और करेंसी में। जिस भी कंट्री से आपने इंपोर्ट करा होगा, हमसे तो फॉरेक्स जाएगा ना, हमारे लिए तो आउटफ्लो है। और हम तो चाहते हैं कि फॉरेक्स इंडिया में आए। तभी सरकार का कभी भी व्यू देखना, सरकार हमेशा एक्सपोर्ट को क्या कर रही होती है, प्रमोट करो जी, बिना किसी टैक्स के। और उल्टा इंपोर्ट्स के ऊपर क्या लगाती है, टैक्स। तो टैक्स लगाने का मेन कारण क्या है, ये चीज, ताकि लोग अवॉइड करें, ताकि लोग कम से कम क्या करें, इंपोर्ट करें। हाँ बहुत ही मैंडेटरी है, देख उन चीजों का इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, पर ऐरी गैरी चीज, नहीं तो लोगों ने आदत डालेंगे। और फिर दूसरी बात, अगर हर किसी पर्सन को इंपोर्ट करना हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, फिर तो तुम डोमेस्टिक बायर से खरीदना क्या कर दोगे, डोमेस्टिक सेलर से खरीदना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। हमारे यहाँ के दुकानदार वेले बैठेंगे, हर कोई पर्सन बाहर से इंपोर्ट करा करेगा, सामान ले आया करेगा। और ऊपर से फॉरेन टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड बहुत है, हर कोई पसंद भी करेगा। अब जैसे चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते भी हैं और कंपीटेंट भी हैं, क्या करें।
टेक्नोलॉजी तो वैसे ही सारी ड्रिवन क्या है, चाइनीज चाइनीज या जापानीज। और कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास, कि जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो मोबाइल लैपटॉप एंड ऑल, ये सारे इंपोर्टेड फ्रॉम कहाँ से हैं, चाइना। इंडिया में तो बनी नहीं रहा। अभी हुआ नहीं इन दिनों, पर्टिकुलरली जब से ये युद्ध वगैरह छिड़ा, काफी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, जिस कारण से ये लैपटॉप एंड ऑल, जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं ना, सब पे काफी शॉर्ट सप्लाई हो गई। एंड डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है, मतलब रोज के रेट बढ़ने शुरू हो गए। मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई क्या हो गई, कम। फिर नेचुरली सर क्या होंगे, रेट महंगे होंगे। लोगों ने, कंपनियों ने रेट क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। अभी नहीं हुआ था जो एलपीजी का भी चक्कर पड़ा। एलपीजी का अभी भी गोइंग ऑन है, अभी वो कोई बहुत बड़ी शॉर्ट, मतलब अच्छी सप्लाई नहीं है। अभी भी शॉर्ट सप्लाई में है, तो ठीक है, काम चल रहा है, प्रोडक्शन डबल कर दी। बट जैसे ही न्यूज आई थी कि एलपीजी कमर्शियल वालों को, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, फूड जंक्शन वगैरह, इन लोगों को सप्लाईज क्या कर दी, बंद कर दी। सबने क्या परचेज करना शुरू कर दिए, इंडक्शन। इंडक्शन वालों ने अपने प्राइस बढ़ा दी। कारण, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा, फिर फायदा उठाओ। दैट इज इकोनॉमिक्स। ये सारी चीजें किसका पार्ट है, तेरी इकोनॉमिक्स का पार्ट। सो इको में, इसीलिए वर्ड बोलता हूं मैं, इको में जी 9 मिक्स है। 4 जो माइक्रो में पढ़ोगे, 5 जो चैप्टर्स आप लोग अपने डिवाइड करते हुए अलग अलग बनाए हुए हैं, ये 5 कंटेंट्स आप किस में पढ़ोगे, मैक्रो में। दिस इज होल इकोनॉमिक्स। सो मैं इसीलिए वर्ड बोलता हूँ इको में 9 मिक्स हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको स्टडी करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1 एंड 2। हेडिंग दो जी प्रॉपरली, पेज चेंज करते हुए। पेज चेंज करिए एंड हेडिंग दीजिए, चैप्टर 1 एंड 2। सर इसी बुक में ये चैप्टर 1 एंड 2 है, किसी बुक में ये अकेला चैप्टर 1 है। तो जो कंटेंट मैं इसमें करवाने जा रहा हूं, आपके लिए कॉमन चलेगा, 1 एंड 2 इकट्ठा चलेगा। क्योंकि आगे से जो चैप्टर 3 4 5 6, वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग टू है। तो समटाइम्स अलग अलग बुक जो भी आप रेफर करते हैं, तो मैं हमेशा 1 एंड 2 कॉमन ही करवाता हूँ। बट मिसिंग कुछ नहीं होगा, उल्टा 2 चीजें ज्यादा ही लिखेंगे, मिसिंग कुछ नहीं होगा। पर ऐसा कि बुक वाइज कभी कभी फर्क देखने को मिले, उसका कंटेंट पहले में नहीं दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं पहले में होगा, हम कॉमन बना रहे हैं। चैप्टर 1 एंड 2, हेडिंग दो, इंट्रोडक्शन। मतलब दिस इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें ऐसी हैं जो बेसिक इंट्रो का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिखो जी। द टर्म, मेरी अब तक की जो भी बातें हैं, जो हमने आज वाले सेशन में सुनी या प्रीवियस वाले पार्ट में, मैंने आपको एक ओवरव्यू सा पॉइंट क्लियर करवाया था। अब धीरे धीरे सारे वर्ड्स आपके राइटिंग में आने शुरू होंगे। क्लियर। द टर्म इकोनॉमिक्स इज derived from two Greek words। ग्रीक वर्ड्स मतलब ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से थे जी, ओइकोस, सेकंड इज निमे। नंबर 1 इज ओइकोस, OIKOS, ओइकोस, which means which means household। एंड सेकंड वर्ड क्या था, निमे, NEMEIN, which means management, which means management, full stop। Thus economics means, economics means household management, economics means household management, full stop।
द टर्म, थोड़ा इसका एवोल्यूशन भी तो लिखना पड़ेगा ना, कि मतलब इसको ना एक वर्ड अगर आपके पास ऊपर लिटिल बिट स्पेस है, वी आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन, कि ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से। द टर्म इकोनॉमिक्स was first used by डॉक्टर मार्शल। मेन सर हमारे इकोनॉमिस्ट में जो सबसे पहले हुए हैं वो कौन हुए सर? मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन। क्लियर? ऐसे तो और भी इकोनॉमिस्ट और भी बैठे हैं, दैट मीन्स पुराने, पीगू, रिकार्डो, ठीक है ना, जेम्स मिल, कई ऐसे पर्सन। हाँ, अभी तक इंडियन तो नहीं हुए, सारे मोस्टली क्या है, फॉरेनर्स ही हैं। उनके ही दिए हुए कॉन्सेप्ट हैं, उनके ही दी हुई थियरीज। क्लियर? तो पहली बार इकोनॉमिक्स वर्ड जो यूज करा था, इकोनॉमिक्स वर्ड वो किसने यूज किया था? डॉक्टर मार्शल ने, इन 1890, 1890, इन हिज फेमस बुक, इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ, या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फुल स्टॉप। एडम स्मिथ is known as the father of modern economics। बाकी सर ओवर द टाइम प्रिंसिपल्स देखो चेंज होते रहते हैं, सोच चेंज होती रहती है। मैं कह दूं कि एक इकोनॉमिस्ट ही अपने आप में फाइनल थे? नहीं। अब इनको जो खिताब दिया गया, किस नाम का दिया गया? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मतलब इन्होंने कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स करी इकोनॉमिक्स के अंदर, कि भाई थोड़ी सोच बदलो, पुरानी क्लासिकल सोच के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा, लिटिल बिट आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। अब ठीक है सर, 1890 की सोच थी वो पहली बार, एंड आप 2026 में हैं। तो ओवर द टाइम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स डे बाय डे, बट अब काफी हद तक जो पहले के बने हुए हैं वही गोइंग ऑन है, कुछ लेटेस्ट डेवलप नहीं किया गया। बट हाँ, इन्होंने काफी चेंजेस करी थी, इन्होंने काफी नई सोच, मॉडर्न सोच लेकर इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स को डील करा। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्लियर? फुल स्टॉप। नाउ, नाउ let us know about, let us know about the terms economy, economics, and scarcity। Economy, economics, and scarcity। लो जी, नंबर वन, मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। हमने क्या सुना था जी? इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? सोचो थोड़ा। हमने तीन टर्म्स पढ़ी थी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एजेंट्स। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें लोग डेली बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं और अपनी लिविंग कमाते हैं, रोज की रोटी कमाते हैं। दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमी। मतलब इट्स अ गिवन सेट ऑफ फ्रेमवर्क जिसमें पीपल डू वर्क फॉर देयर लिविंग। जितने भी लोग डेली दिनचर्या में काम कर रहे हैं, अब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, सुबह से लेके काम कर रहे हैं जी। आप लोग अपनी अलग एक्टिविटी में चल रहे हो, हम लोग अपनी अलग एक्टिविटी में चल रहे हैं। पर एक चीज देख, इस दुनिया में हर कोई बंदा कोई ना कोई किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है। दैट ऑल थिंग्स ब्रिंग अप वन वर्ड, इकोनॉमी। कि सर इकोनॉमी में ये गोइंग ऑन है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कंजम्पशन कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इकोनॉमी।
लिखिए वर्ड, अ सिस्टम, a system which provides, a system which provides people, comma, the means to work, the means to work and earn a living, and earn a living, full stop. all organizations all organizations like factories, shops, offices, etc., who are involved, who are involved in undertaking pre-economic activities like, pre-economic activities कौन कौन सी? Number one is production, number two consumption, and number third is investment. Like production, consumption, and investment are collectively, इन्हीं सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप को, इन्हीं सारे लोगों के इकट्ठ को हम लोग वर्ड क्या बोलते हैं? इकोनॉमी. अब इकोनॉमी में आपका भी रोल प्ले, इकोनॉमी में मेरा भी रोल प्ले. आप कंज्यूमर क्लास को बिलोंग करते हो, मैं प्रोड्यूसर क्लास को बिलोंग करता हूं, बट हिस्सा तो दोनों ही है. आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मैं इनकम जनरेशन कर रहा हूं, बट एक दूसरे के बिना ये इकोनॉमी वर्कआउट नहीं करेगी. सो इस इकोनॉमी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैरेलली जो परफॉर्म करती रहती हैं, दैट मेक्स अप इकोनॉमी. और इकोनॉमी का कोई अलग से कोई देश है, अलग से कोई जगह थोड़ी है. इकोनॉमी हम लोग ही हैं. ये जो आप अपने सराउंडिंग्स, मेन वर्ड, द सराउंडिंग्स, जो कुछ भी आपने इर्द गिर्द आप होते हुए देख रहे हैं, दैट मेक्स अप क्या? इकोनॉमी. देखिए, आर collectively called an economy, full stop, full stop. इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देना. इट इज अ लाइन चेंज करके, इट इज अ फ्रेमवर्क, it is a framework within which economic activities of production, consumption, and investment are undertaken. Underline the word framework. और ऊपर वाले में अंडरलाइन द वर्ड अ सिस्टम. यू कैन से ऑल्सो अरेंजमेंट. आप इसको अरेंजमेंट वर्ड भी कह सकते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें लोग इन तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बंधे हुए हैं, पैरेलली, रैकरिंगली, नेवर एंडिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दैट मेक्स अप क्या? इकोनॉमी. अब तुम्हारी नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, लिखना नहीं है, सुन लो. यहाँ पे मैं बैक पेज पे लिख रहा हूँ. इकोनॉमी बच्चे दो तरह की होती है, शायद मैंने आपको पहले बताया नहीं. दो तरह की होती है. एक होती है कौन सी इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी. और एक कौन सी होती है? क्लोज्ड. ये भी किसी ना किसी लाइन में कहीं ना कहीं शायद आपको काम आए. लिटिल बिट जस्ट सुन लीजिए. इकोनॉमी दो तरह की होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड. जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में ना आने दें, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया इंडिया के लोग ही इन्वेस्ट करें, किसी बाहर वाली एमएनसी को इंडिया में आने ना दें. एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको एक वर्ड अगर आपने सुना हो, एफडीआई, कॉल्ड एज
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप कहते हो कि नहीं जी हम तो अपना अपना करेंगे, हमने बाहर वाले किसी को इन्वॉल्व नहीं करना, तो आप कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, नॉट टिल डेट, बिफोर 1991, बिफोर, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी लॉन्च हुई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बिफोर दैट आपकी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी? क्लोज्ड। बट जब देखा कि सर वर्कआउट नहीं कर रही, काम अच्छे वे से ढंग से नहीं कर रही, उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, देन क्लोज्ड इकोनॉमी को कन्वर्ट किसमें कर दिया गया? ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या था? नाउ एफडीआई आर अलाउड, कि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना है, यू कैन डू सो। पैसा इन्वेस्ट करो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पहले हमारी सोच सिर्फ कहां तक थी? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? सिर्फ इंडिया लेवल, कि हम बाहर वाले किसी पर्सन को एंटर नहीं होने देंगे। और यहां पे अब चेंज करना पड़ेगा, वही क्लोज्ड इकोनॉमी कन्वर्ट किसमें हो गई? ओपन में आना पड़ेगा। अब आज की डेट में कितनी कंट्री सारी ऐसी हैं जिनका बिलीफ डे वन पता क्या था? क्लोज्ड। वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। सब बदल गए, सब उठ के अपने आप पर्टिकुलर किसमें चले गए? ओपन में चले गए, कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर तो हमें चाहिए चाहिए, फॉरेन कैपिटल तो हमें चाहिए चाहिए। दैट इज सो एक एक्स्ट्रा नॉलेज का पार्ट है इकोनॉमी के अंदर। कहीं भी अगर आप साइड पे लिखना चाहो लिख सकते हो, या पिछले पेज पे। दो तरह की इकोनॉमी होती है, वन इज ओपन, सेकंड इज क्लोज्ड। वन इज ओपन, सेकंड इज क्लोज्ड। ओपन मतलब जिसमें एफडीआई क्या होती है? अलाउड। एफडीआई, या एक वर्ड लिख दूं, एमएनसी। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या होता है जी? अलाउड होता है। और क्लोज्ड मतलब सिर्फ डोमेस्टिक लेवल की एंटिटीज, डोमेस्टिक लेवल पे ही रहना, इंटरनेशनल लेवल पे ना जाना, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इकोनॉमी। और स्टार्टिंग में 1947 से, जब से आजादी मिली, तब से हमारी इकोनॉमी पहले क्या थी? क्लोज्ड। बट 1991 के बाद आपकी इकोनॉमी किसमें कन्वर्ट हो गई? ओपन। कि बहुत हो गया अपने वालों को प्रोटेक्ट करके देख लिया, बहुत हो गया अपने वालों को बचा के देख लिया, ये काम नहीं कर। एंड कब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे सर? लेट द एवेन्यूज ओपन। बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है तो आने दो, कंपनीज आती हैं तो आने दो। किस किस को रोकेंगे जी? इनको बचाने के चक्कर में, इनको करवाने के चक्कर में हम अपना लेवल स्लो डाउन करके बैठ गए। सो ओपन इकोनॉमी तो बनना पड़ेगा, एफडीआई को इंसिस्ट करना पड़ेगा। कई बार सरकार इसी बात से तो डरती है कि आजकल डे बाय डे फॉरेन इन्वेस्टर इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं, और जब मर्जी इंडियन मार्केट खा जाए। और दूर दूर तक अगर एक चीज देखी जाए, ऑल ओवर द कंट्रीज में ना, द बिगेस्ट पोटेंशियल जिस मार्केट में दिखता है वो कौन सी मार्केट है? इंडियन मार्केट। क्यों? पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा। अगर कोई प्रोडक्ट इनका एक बार चल गया ना, शाओमी, ये एमआई के जो फोन थे, शाओमी ब्रांड जो बनाया है, चाइनीज ब्रांड तो है। सिर्फ एक पर्टिकुलर एक फोन इन्होंने लॉन्च करा, रीजनेबल एंड बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड करा, रीजनेबल प्राइस में दिया, लच्छा गया, बन गया, स्टैब्लिश हो गया। अब जो मर्जी बनाई जाए बेची जाए। क्यों? इंडियन मार्केट कैप्चर इतनी तकड़ी कर ली। सो यही चीज सरकार को भी दिक्कत होती है, कि भाई देखो, इतना भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फिर तो आप ये बात होगी ना, देखो एक बात बताओ, अगर तुम एक इंडियन सेलर से ही परचेज करोगे, कम से कम तुम्हारा पैसा इंडिया में तो रहेगा। मैंने खर्च करा, मैं भी इंडियन। जहां खर्च करा, जिसके पास खर्च करा, वो भी इंडियन। कम कम से कम पैसा मेरे पास नहीं तेरे पास रहेगा तो कहाँ? इंडिया में। बट अगर आपने किसी एमएनसी को पैसा दिया, किसी फॉरेन इन्वेस्टर को अगर आपने पैसा दिया, तुमने एग्जिस्टिंग सर्कल से पैसा निकाल कर किसको दे दिया? आउटसाइड। एंड ये पैसा कहाँ? इंडिया में लगना चाहिए था, कहाँ लग गया? दूसरी कंट्री। तो सरकार को इस बात से दिक्कत होती है। बट हमने क्या करें सर, प्रोटेक्ट करके बहुत देख लिया, नहीं काम चल रहा, नहीं तरक्की हो रही थी, फिर अपने आप में ओपन इकोनॉमी में जाना पड़ा, कि भाई ग्लोबलाइजेशन तो लानी पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को लेवल रेस करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, आफ्टर दैट यहां पे एक टर्म लिखो जी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज
सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप यहां पे नोटिस करो, सीखना तो आपने ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना ही है। माइक्रो में चेक करना, पहले दो वर्ड्स हमने क्या लिखे थे। वन इज कंज्यूमर बिहेवियर, सेकंड वर्ड इज यू हैव टू नोट डाउन द बिहेवियर्स, कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट रिएक्ट करेगा मार्केट में चेंज होने से, प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट में चेंजेस होने से। सो इट्स बेसिकली अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स एट, देखो, which aims at allocation of resources, allocation of, एक वर्ड रहेगा मेरा बीच में, scarce, allocation of scarce resources in such a way that, in such a way that consumers can maximize their satisfaction, कॉमा, अच्छा कंज्यूमर का मोटिव तो क्या था, टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और उसको सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगी, जब रीजनेबल प्राइसेस पे। चीप कभी मत कहना, सस्ता कभी मत कहना, वर्ड इज ऑलवेज रीजनेबल, जो उसके बनते हैं, रीजनेबल प्राइसेस पे मैक्सिमम क्वांटिटी मिल जाए, इससे बढ़िया सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, इससे बढ़िया वर्थफुल चीज क्या होगी। कंज्यूमर का तो मोटिव ही एक है कि भाई मैं जो अपने पैसे खर्च करूं कम से कम सही ढंग से करूं, कि मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे से कहीं ऐसा ना हो पैसा खर्च भी करा, मजा भी ना आया, सेटिस्फेक्शन भी ना मिली, वेस्टेज ना हो। दिस इज इकोनॉमिक्स। अब आप एक चीज समझो, आप कभी भी अगर पैसे खर्च करते हो, क्या खर्च करने से पहले सोचते हो या नहीं, दैट इज इकोनॉमिक्स। यही इकोनॉमिक्स है जो आप अप्लाई करते हो, जो तुम्हें सोचना पड़ा। सोचना क्यों पड़ा, लॉजिक, क्यों पड़ा, क्यों सोच रहे हो आप लोग, बिकॉज रिसोर्सेज आर क्या है, स्कार्स, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और इन रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। लगाने को मैं कहीं और जगह भी तो लगा सकता हूं, बट आई एम वेटिंग फॉर कि कहां लगाऊं, कहां लगाऊं, यहां लगाऊं या ना लगाऊं, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है, बिकॉज रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड। पता है सारा कुछ तो नहीं पूरा हो पाएगा, कुछ वांट्स पूरी हो सकती हैं, बट कौन सी वांट पहले पूरी करें, यही तो तेरा मेन मोटिव है, जो आपके लिए क्या रखती होगी, प्रायोरिटी। क्लियर, लिखिए। और अच्छा, प्रोड्यूसर्स का मोटिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इधर वर्ड क्या बोला, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर्स का मैक्सिमाइज, इनका तो मोटिव है, बीइंग अ प्रोड्यूसर आपका मोटिव क्या होगा, पैसा कमाना, दैट्स इट। हाँ वो बात अलग है, पैसा कैसे कमाओगे, प्रोडक्शन करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे जिसकी मार्केट में क्या होगी, डिमांड, मार्केट में सेल करेंगे, पैसा कमाएंगे, पर मैं चाहूंगा मैक्सिमम पैसा कमाना। पढ़िए, लिखिए, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज, producers can maximize their profits and society can maximize social welfare। सोसाइटी तो एक्सपेक्ट ही क्या करती है, सोशल वेलफेयर, कि कोई भी मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज ना हो, कोई गलत काम ना करे, पर्टिकुलरली सबके जनहित में हो, लोगों की फेवर में हो, पब्लिक वेलफेयर चलता रहे। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, पब्लिक वेलफेयर। अगर इस इकोनॉमी को चलाने वाली तीसरा सेक्टर कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर। हम तो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या करे, ग्रो करे। तो इस इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है ना, सब अपने अपने मतलब के लिए, कंज्यूमर घर से बाहर निकल रहा है अपने मतलब के लिए, प्रोड्यूसर घर से बाहर निकल रहा है अपने मतलब के लिए, सबका अपना मोटिव। आप अपनी ओर से पूरा करने की कोशिश करो अपने बिहेवियर को देखकर, हम अपना पूरा करने की कोशिश करें, पर
ऑब्जेक्टिव तो दोनों के, पर्पस तो दोनों का अचीव होना चाहिए, तेरा भी और मेरा भी, तो जाके इकोनॉमिक्स कहीं काम आएगी। सो ये वही चीज समझाते हैं कि हर किसी के कहने पे अगर आप कह रहे हो जी मैं इतने रेट पे चीज मिल जाए, शायद ना मिले। मैं कह दूं इतने रेट पे सेल हो जाए, शायद ना मिले। किसी ना किसी लेवल पे तो इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक करना पड़ेगा, जिसपे तेरी भी रह जाए, मेरी भी रह जाए, जिसपे तेरी भी डिमांड पूरी हो जाए, मेरी ओर से भी सप्लाई हो जाए। सर जितनी नीड इंप्लॉयर को इंप्लॉय की, उतनी ही नीड इंप्लॉय को इंप्लॉयर की, जितनी नीड कंज्यूमर को प्रोड्यूसर की, उतनी नीड प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की। वी ऑल सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूं, आप मेरे पे डिपेंड करते हो, तभी तो इकोनॉमी वर्कआउट कर रही है, तभी तो ये गोइंग ऑन है सारा सिनारियो। दैट्स इट। सो ये एक टर्म है जो अपन ने नॉर्मली स्टार्ट करी राइटिंग में, इसी वे से प्रॉपर लिखेंगे, सब मजेदार चीज बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। इतनी गारंटी दे सकता हूँ, सीधी सी बात है, इन नोट्स को पढ़ने के बाद किसी क्वेश्चन को हाथ लगा लेना, किसी भी चीज में चले जाना, क्योंकि मैं आपको मिक्स ब्लेंड प्रोवाइड करूंगा 2-3 बुक्स का। जो चीज जहां से अच्छी लगेगी अपन वहां से ऑप्ट करेंगे, पर हाँ पूरी बुक नहीं होगी, फिर तो बुक में से ना पढ़ ले। तेरे को अपनी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा जो लाइन काम की है, और ये एक मिनिमम बेस है, इसमें फिल्टर अप्लाई ना करना। कहीं पता लगे इसमें से भी अपन कट करके एक लाइन 2 लाइन याद कर रहे हैं ना, ये पहले ही 10 में से 5 है, कहीं 5 की 1 ना कर देना। समझे पॉइंट, ये पहले ही फिल्टर्ड है, मतलब इतना बेयर मिनिमम कंटेंट है जो हमें मिनिमम बेस के लिए चाहिए। हाँ कल का लेक्चर है, थोड़ी सी अभी टर्म आपकी पुराने वाली चलेंगी, देन एक मजेदार टॉपिक आप लोगों के साथ शुरू करूंगा, प्रोड्यूसर बेस्ड, हमारे पहले चैप्टर का ही पार्ट है। जल्दी ही शुरू करेंगे, बट एक बार तो टर्म्स लिखनी पड़ेंगी जो अपन अब तक डिस्कस करी हैं। देन मेरी कोशिश है पहले मैं थोड़ा एक मजेदार टॉपिक शुरू करूं, कल का लेक्चर देखकर जैसा भी अपना होगा, अगले वाले में पहले टर्म्स कंप्लीट करके हो सका मैं इंट्रोड्यूस कर दूं पीपीसी, द वर्ड कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और जितनों के भी स्कूल्स अगर चल चुके होंगे, कहीं ना कहीं टॉपिक हो भी गया होगा, ठीक है ना, इन दैट केस डिटेल में समझना पीपीसी कॉन्सेप्ट है क्या। पर उसको समझाने का तो फायदा ना, पहले बेसिक टर्म्स क्लियर करनी पड़ेंगी। जैसे आपने कहा रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव, जब तक ये वर्ड नहीं समझ आएगा पीपीसी कंसेप्ट ही नहीं आता। पीपीसी कंसेप्ट की वजह ही कौन है, ये। जब तुम कहते हो रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, तो एक बार तो यार बेसिक चीज अपने को लेनी पड़ेगी। एक आधा लेक्चर बेसिक जब हो गया, फिर चलना +1 लेवल इकोनॉमिक्स आपकी क्या कहती है, फिर कंसेप्चुअली चलेंगे। समझे पॉइंट। सो रजिस्टर्स आर देयर आपके पास है, डेली एक कॉपी आपके पास यही मेंटेन्ड हो, अकाउंट्स की अलग मेंटेन करना, ये अलग मेंटेन करना। और किसी का अगर कोई बैकअप पेंडिंग आगे भी अगर होता है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोट्स टाइमली कंप्लीट कर लेना। समझे पॉइंट, इसमें गैप मत रखना। नहीं कई बार होता है कि बच्चे ने नोट्स नहीं मेंटेन करे, फिर लास्ट मोमेंट पे मांग रहे कि सर कुछ मिल जाएगा, कहाँ पड़े हैं दे दो, फिर पेपर के आगे वो काम। थोड़ा सीरियसनेस के साथ चलेंगे, प्रॉपर वे से चलेंगे। और पैटर्न इज वेरी क्लियर मेरा जो होता है, जो जो चैप्टर होते जाएंगे, साथ साथ एक शॉर्ट टेस्ट आप लोगों का चलता रहेगा, ताकि मैंने जो लिखा, अब एटलीस्ट आपने खुद बाय हैंड ये चीजें लिखी हैं, लिखकर चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। एंड स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स, कम से कम आपको लिखने की आदत पड़ रही है, सुनकर चीजें बड़ी सिंपल लगती हैं, लिखने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स इंप्रूव होंगी, और द मेन थिंग, आपका लिखा हुआ ही जब आप पढ़ोगे, बहुत जल्दी याद आएगी आपको। जस्ट 1 मिनट लगेगा पूरा पेज रिकॉल करने में, तो आपने खुद लिखा ना वो, वही बुक लिखी हुई है, वो पढ़ने में टाइम लगता है। सो काफी फिल्टर्ड वे से आपको चीज प्रोवाइड करेंगे, और जैसे जैसे चैप्टर्स होते रहा करेंगे, साथ साथ आप अपना पैरेलली टेस्ट चलता रहेगा, ताकि कट्ठी बुक वाला सीन बाद में है, पार्ट सिलेबस वाला बाद में है, पहले चैप्टर वाइज एक चैप्टर हुआ, लिख के देखो। और जिसमें आपको अपनी असेसमेंट सही होती रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और मुझे भी पता लगता रहे आप कितना समझ पा रहे हो, सो दैट कभी एक्स्ट्रा टाइम कहीं देना है, किसी को बुलाना है, जैसे भी एडजस्टमेंट करनी है, 100 चीजें मैनेज होती हैं। इज दैट क्लियर। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।